दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। चलिए दोस्तों, विज्ञान जहाँ तक हम पढ़े थे, विज्ञान में हमने आपको समतल दर्पण पढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, जब समतल दर्पण हम ख़त्म कर रहे थे तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमें समतल दर्पण के अंतर्गत क्या पढ़ना है, एक पेरिस्कोप का अध्ययन करना है। ठीक है, तो पेरिस्कोप का अध्ययन और कभी कभी वहाँ से पार्श्व परिवर्तन पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हो सकेगा तो इसी वीडियो में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पार्श्व परिवर्तन तथा पेरिस्कोप का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? दर्पण। क्या पढ़ाया था? दर्पण। और दर्पण की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी कि कोई ऐसी चमकदार या समतल सतह जिससे क्या होती है, कोई प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसी वस्तु को ही हम क्या नाम देते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का अध्ययन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। आज हमें अध्ययन करना है दोस्तों किसका? गोलीय दर्पण का। किसका? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का अध्ययन हमें इस वीडियो में करना है। फिर हमने आगे आपको बताया था समतल दर्पण का अध्ययन करने के पश्चात हमने यह बताया था कि आगे चल करके गोलीय दर्पण दो भागों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रारंभ करने के पहले ही हम क्या करते हैं, यहाँ से यह देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका नाम ही है दोस्तों क्या? गोलीय दर्पण। तो आप कहेंगे गोलीय दर्पण जो होता है वह किसी गोल दर्पण का क्या होता है? भाग होता है। अर्थात जब किसी खोखले गोले को काट दिया जाता है तो उससे बनने वाले दर्पण को ही हम क्या नाम देते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यह गोला है, यह गोला खोखला गोला है दोस्तों, और इसको क्या कर दिया जाए? बीच से काट दिया जाए। बीच से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। तो इस प्रकार के जो दर्पण होंगे, अभी तो यह दर्पण नहीं बना है। दर्पण बनने के लिए किसी एक सतह का कलई होना अर्थात पेंट होना क्या है? जरूरी है। क्योंकि जब तक एक सतह कलई नहीं होगी तब तक उस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। तो यह एक गोला था और इस गोले को हम क्या किए? बीच से काट दिए। तो इससे निर्माण हुए दर्पण को ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए, यदि इसके बाहरी सतह को क्या किया जाए? बाहरी सतह को क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए। अर्थात उभरे हुए सतह को पेंट कर दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जबकि यदि इसके दबे हुए सतह को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए अर्थात पेंट कर दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अभी हम आपको और अच्छे से बताएंगे। पहले हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण क्या होता है। किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से निर्मित दर्पण को ही क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए यह एक गोला था और इस गोले को हम क्या कर दिए? काट दिए। काटने के पश्चात हमें दो आकृति प्राप्त हुई, और यदि हम उसके उभरे हुए सतह पर कलई कर देते हैं तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जबकि यदि उसके दबे हुए सतह को हम क्या कर देते हैं? कलई अर्थात पेंट कर देते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करता हूँ यह चीज आपको समझ में आई होगी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। उसके पश्चात जब उसे काट दिया जाता है तो जो शेप प्राप्त होता है, अगर उसके सतह को क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए, तो ऐसे ही दर्पण को हम क्या नाम देते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखिए, गोलीय दर्पण को आगे चलकर कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। पहला क्या था? पहला था, देखिए, पहले दर्पण का क्या नाम था?
पहले दर्पण का नाम था अवतल दर्पण। क्या नाम था? अवतल दर्पण पहला। दूसरा क्या था? उत्तल दर्पण। अर्थात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि दर्पण 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। आगे चल करके गोलीय दर्पण पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। जबकि उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अर्थात अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर, कभी कभी दोस्तों देखिए कॉन्वेक्स ना लिख करके लिखा रहेगा कॉन्वेक्स, लेकिन इसी का हिंदी फॉर्मेट लिख दिया जाएगा और पूछ लेगा कि कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर, जबकि उत्तल दर्पण को कॉनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है। अर्थात उसका हिंदी नेम और इंग्लिश नेम आपको याद होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। ठीक। अब देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों किसके भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। तो देखिए, यह दर्पण क्या किए? हम काट दिए। यह एक गोला था और इस गोले को हमने बीच से क्या किया? काट दिया। इसको क्या किया? बीच से हमने काट दिया। एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम पिछले वीडियो में समतल दर्पण को पढ़ा रहे थे तो हमने यह बताया था कि कभी भी किसी भी दर्पण से क्या करना हो, हमें प्रतिबिंब यदि बनाना हो तो हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। कहाँ रखते हैं? दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। और जबकि तो देखिए दोस्तों, यदि क्या हुआ, किसी भी वस्तु का हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है, तो उसे हमेशा वस्तु के किधर, दर्पण के किधर रखेंगे? बाईं तरफ। अर्थात हम यह कह सकते हैं कोई भी दर्पण होगा तो उसकी कलई हमेशा किस तरफ करेंगे? दाहिने तरफ। मान लीजिए हमने समतल दर्पण का अध्ययन आपको कराया था, तो आप जानते हैं यह इसका क्या है? दाहिना सिरा है। क्या है? दाहिना सिरा। और जबकि यह इसका क्या है? बायां सिरा है। क्या है? बायां सिरा है। ठीक है। देखिए, अब क्या है, यानी अगर इस दर्पण से हमें क्या बनाना हुआ? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हुआ, तो आप बताइए वस्तु इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? हमने आपको बताया दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को कहाँ? ये दायां है दोस्तों, और ये क्या है? बायां। हमेशा दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखते हैं? बाएं रखते हैं। अर्थात वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब तभी निर्माण होगा जब तक उस दर्पण के किसी एक सतह पर क्या किया गया हो? कलई किया गया हो। तो आप बताइए, कलई अगर यदि इस तरफ हम कर देंगे, अर्थात यदि उसके हम बाएं तरफ कर देंगे, तो इस वस्तु को यह दर्पण प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी छवि इसके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। ठीक। लेकिन यदि इस दर्पण पे कलई हम इस तरफ करते हैं तो यह वस्तु इस दर्पण पर क्या बनाएगी? पड़ेगी और उसके प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी, और इस दर्पण के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या किया जाएगा? बना दिया जाएगा। तो हमने आपको 2 बिंदु यहाँ से बताया था, पिछले वीडियो में भी, यहाँ भी बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बाएं रखा जाता है। और यदि वस्तु को बाएं रखा जाएगा तो हमेशा दर्पण को दाहिने तरफ उसके क्या किया जाएगा? कलई किया जाएगा। ठीक है। अगर इतनी चीज आपके अंदर घुस गई हो, आपके माइंड में प्रवेश कर गई हो, तो आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तो आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा को आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो आप यहाँ से यह सीखें कि हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे? बाएं रखेंगे, और कलई हमेशा कहाँ करेंगे? दाएं करेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए, गोलीय दर्पण को पढ़ रहे हैं तो हमने बताया गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। अब देखिए, यह भाग हो गया। ठीक। तो आप बताइए कि कलई किस तरफ करेंगे? कलई किस तरफ करेंगे? आप जानते हैं इसका दाहिना क्या है? यह है। इसका दाहिना क्या है? यह है। और इसका दाहिना क्या है? यह है। ठीक है। इसका दाहिना क्या है? यह है। देखिए, अब देखिए, इसको इन दोनों दर्पणों को हम बांट दे रहे हैं, तो यह जो दर्पण हमें प्राप्त हुआ, इसका दाहिना यह वाला सतह हुआ, तो उस सतह पर हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। जबकि इस दर्पण का यह वाला सतह क्या हुआ? दाहिना हुआ, तो दाहिने वाले सतह को हम क्या कर दिए? कलई कर दिए। ठीक है।
अब इसको हम क्या करते हैं, पलट लेते हैं, अर्थात इस वाले दर्पण को यहाँ ले आते हैं और इस वाले दर्पण को यहाँ ले जाते हैं। ठीक, यह दर्पण यहाँ आया तो आप जानते हैं कि इसका बायां यह होगा, इसका बायां यह होगा और इसका दायां यह होगा। ठीक, और यह वाला दर्पण यहाँ चला गया तो इसका बायां यहाँ होगा और इसका दायां यहाँ होगा। ठीक, अब इस वाले बीच वाले चित्र को क्या कर दे रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। बीच वाले चित्र को क्या कर दे रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। अब फिर मेरी उन बातों को याद करिए, मैंने बताया कभी भी किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाएं। तो आप बताइए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर। अर्थात इसकी कलई कहाँ से होगी, इसके दाहिने सतह पर होगी, अर्थात उभरे हुए सतह पर क्या होती है, कलई होती है। जबकि इस दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, बाएं रखना पड़ेगा, अर्थात इसमें कलई इसके दबे हुए सतह पर होती है। इतना पॉइंट अगर दोस्तों आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप आराम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा बता सकते हैं। आपको 2 पॉइंट पहले याद रखना चाहिए, वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखेंगे और कलई हमेशा दाहिने तरफ करेंगे। यह बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का परिभाषा कैसे बताएंगे। देखिए, ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसकी उभरी हुई सतह पर होती है। कहाँ होती है, उसकी उभरी हुई सतह पर होती है, और जबकि प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा दर्पण जिस पर कलई उसके उभरी सतह पर होती है और प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसके दबे हुए सतह पे होती है, कलई उसके दबे हुए सतह पर होती है और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, दबा हुआ सतह, उभरा हुआ सतह किसे कहते हैं। मान लीजिए यह किसी खोखले गोले का क्या है, भाग है। अब देखिए, यह जो है इसका दबा हुआ सतह है, इसका जो अंदर वाला भाग है यह क्या है, दबा हुआ सतह है। यदि दबे हुए सतह पे क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो वह दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, अर्थात प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे सतह से होगा। जबकि अगर यही कलई इसके उभरे हुए सतह पे कर दिया जाए तो वस्तु को यहाँ रखा जाएगा और इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से जाकर टकराएंगी, अर्थात परावर्तन इसके दबे हुए सतह से होता है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण। क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण। एक बात और सुनिए, इसको याद करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, आप अपने मुंह से बोलिए अवतल। क्या तल, अवतल। अवतल बोल रहे हैं दोस्तों, तो आपके मुंह से जब बोल रहे हैं अवतल, अर्थात दोस्तों ऐसा प्रतीत हो रहा है, अवतल मतलब क्या, दबी हुई सतह, गड्ढा। अवतल मतलब क्या, गड्ढा। यानी प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, उसके दबे हुए सतह अर्थात गड्ढे वाले सतह से होगा। ठीक है। जबकि आप उत्तल बोल रहे हैं तो उत्तल, उत्तल मतलब क्या, उभरा। ऊ से क्या होता है दोस्तों, उभरा। देखिए, ऊ से क्या होता है, उभरा, अर्थात प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए सतह से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण। अब आप बता सकते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे सतह से होगा तो कलई कहाँ होगी, उसके दबे हुए सतह पर होती है। यह दोनों बिंदु आपको समझ में आए होंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जिसमें कलई उभरी सतह पे तथा प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल मतलब क्या, गड्ढा। उत्तल का मतलब क्या, इसके नाम से ही निकाल सकते हैं। देखिए, उत्तल में ऊ लिखना है और ऊ से क्या है, ऊ से उभरा में छोटा ऊ भी पहले आता है, और जबकि उत्तल में भी छोटा ऊ अर्थात ह्रस्व ऊ पहले आता है। यानी ऊ से तात्पर्य क्या है, उभरा हुआ सतह, अर्थात प्रकाश का परावर्तन जब उभरे हुए सतह से होता है तो ऐसे दर्पण को क्या नाम देते हैं, हम उत्तल दर्पण नाम देते हैं। यह पॉइंट आपको जरूर से याद होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो रहा है। तभी जब हम दर्पण के आपको उपयोग बताएंगे तभी आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। बिना इसको समझे आप आगे इसके उपयोग को समझने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो
तो अवतल मतलब क्या होता है, दबे हुए सतह से परावर्तन हो। उत्तल मतलब क्या होता है, उभरे हुए सतह से क्या हो, परावर्तन हो। ठीक है, एक बात और देखिए इसका एक नाम और है। अवतल दर्पण जो होता है इसकी यह प्रकृति होती है कि इस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं, वह इससे टकराने के पश्चात, मान लीजिए यह एक वस्तु है, अब इस वस्तु से जो किरणें निकल रही हैं वे इस दर्पण से टकराने से वस्तु को मिटा दे रहे हैं। कोई प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, कोई क्या ले लेते हैं, प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। मान लीजिए यह सूर्य है, अब सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं, सूर्य से मान लीजिए यह प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और यह प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो अवतल दर्पण की यह प्रकृति होती है कि इस पर जो भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पड़ती हैं, जो भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पड़ती हैं, इससे टकराने के पश्चात वे एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, आकर मिल जाती हैं। वह एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करती हैं, लाकर मिला देती हैं। ठीक है, यानी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देती हैं, बटोर देती हैं। यह प्रकृति प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की प्रकृति क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा तक, अगर आपसे पूछ लेते दोस्तों कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश की किरणों को एक जगह पर क्या कर देता है, मिला देता है। कितनी भी प्रकाश की किरणें डालेंगे आप, यह सभी किरणों को क्या करेगा, एक ही बिंदु पर क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। और यही प्रकाश किरणों की इकट्ठा होने की घटना अभिसारी कहलाता है। इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को, तो आपको पता हो गया होगा, क्योंकि अभिसारी दर्पण, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को क्या करना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इतना बिंदु आपको समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं, कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत बना देते हैं। देखिए अब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और इस दर्पण पे टकरा रही हैं। किस दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे। किस दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे। अब देखिए जब उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि इस पर टकराने वाली प्रकाश की किरणें, इस पर जितने भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, टकराती हैं, वह किरणों को क्या कर देता है, दूर दूर फैला देता है। दूर दूर क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश किरणों के फैलाने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इतना बिंदु आपको समझ में आया कि उत्तल दर्पण पे पड़ने वाले समस्त प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, दूर दूर क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। बिखरने की घटना ही क्या कहलाता है, अपसारी। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आप मनोविज्ञान में पढ़े होंगे दोस्तों, साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, जिसका उत्तर आप क्या होते हैं, एक पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पे देते हैं। लेकिन अपसारी चिंतन क्या होता है, जिसके उत्तर देने के तरीके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे चिंतन को अपसारी चिंतन, और जिसके उत्तर एक निश्चित पॉइंट पर दिए जा सकते हैं, ऐसे चिंतन को अभिसारी चिंतन कहते हैं। उसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मोड़ दी जाएं तो उस दर्पण को क्या कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण। और जबकि ऐसे दर्पण द्वारा, जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें दूर दूर तक क्या की जाएं, फैला दी जाएं, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा कि अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो इकट्ठा करने का काम कौन करती हैं, अवतल दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए जो दर्पण होते हैं, चाहे वह उत्तल हो दोस्तों और चाहे क्या हो, अवतल हो। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन आपके हम लोगों के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी।
ये सब परिभाषाएं जो होती हैं एकेडमिक लेवल पर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पूछी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के टर्म होते हैं और वो टर्म क्या होते हैं, जैसे क्या पूछ लिया जाता है, ध्रुव पूछ लिया जाता है, वक्रता त्रिज्या पूछ लिया जाता है, वक्रता केंद्र पूछ लिया जाता है। ठीक है, फोकस दूरी पूछ ली जाती है, उसे हम समझ लेंगे। पहले यह समझिए, हमने यह बताया कि जो गोलीय दर्पण होते हैं किसी गोले का क्या होते हैं, भाग होते हैं। और मैथ में आप इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि कोई भी जो गोला होता है उस गोले की क्या होता है, एक केंद्र होता है और उस केंद्र से उस वृत्त या गोले की समस्त बिंदु पर दूरी क्या होती है, समान होती है। और आपको यह भी पढ़ाया होगा कि किसी गोले या वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वह उसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है या वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब दोस्तों यह वक्र है, वक्र मतलब क्या, अर्थात गोल है। तो फिर से सुनिए, किसी भी गोलीय दर्पण, किसी भी वृत्त या गोला के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, अब देखिए यहाँ से यह भी इसकी वक्रता त्रिज्या है, यही केंद्र है, केंद्र के चाहे जा इस तरफ आप मिलाएं, यह भी इसकी वक्रता त्रिज्या है इतना, और इस केंद्र के से इस परिधि पर मिलाएं तब भी वह क्या, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम दर्पण को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस दर्पण को क्या किए, हम काट दिए। और आप देख रहे हैं अगर इसके बाहरी सतह पर क्या कर दिया जाए, उभरी हुई सतह पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो वह दर्पण क्या बन गया, अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। अर्थात अब इसका जो केंद्र होगा, इस जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वह कहाँ होगा, दर्पण के बाईं तरफ होगा। अर्थात दोस्तों यही तो इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या कैसे, देखिए सिर्फ हम इसको काट कर इतने पार्ट को यहाँ पर उठाकर ला कर रख दिए हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो इस वाले दर्पण का अर्थात जिसके उभरी हुई सतह पर कलई है, उसका जो वक्रता केंद्र होता है वह हमेशा कहाँ होता है, दर्पण के बाईं तरफ होता है। ठीक, अब देखिए इस वाले पार्ट को, अब इसके हम देखिए आंतरिक सतह को कलई कर रहे हैं, तभी तो हमारा उत्तल दर्पण बनेगा। इसके आंतरिक सतह को क्या कर दे रहे हैं, हम कलई कर दे रहे हैं, और इसको उठाकर हम यहाँ रख दे रहे हैं। तब हम यह पाएंगे कि अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसके दाहिनी तरफ होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता, पहले वक्रता केंद्र समझ लीजिए। देखिए किसी भी वक्र का, किसी भी वृत्त का, किसी भी गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को ही हम क्या नाम देते हैं, वक्रता केंद्र। क्या नाम देते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए इस वाले जब दर्पण, इस गोलीय दर्पण को जब हम काट दिए, जब इस गोले को हम काट दिए तो गोलीय दर्पण का निर्माण हुआ। अर्थात जब इसको उठाकर हम यहाँ रखें और इसके बाहरी सतह पर क्या कर दिए, कलई कर दिए, तो अवतल दर्पण का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अर्थात इस अवतल दर्पण का वक्रता जो केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र जो है वह दर्पण के कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। और इस वाले को उठाकर हम जब यहाँ रखे तो यह पा रहे हैं कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है, हमेशा दाहिनी तरफ होता है। कहाँ होता है, दाहिनी तरफ होता है। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या समझ में आया। अब इस वक्रता केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप वृत्त में त्रिज्या पढ़े होंगे, ठीक है, और व्यास पढ़े होंगे, यहाँ पर भी वृत्त के केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यह बिंदु आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक, अब हम ध्रुव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ध्रुव की। देखिए दोस्तों, किसी भी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को ही हम क्या नाम देते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को दोस्तों
इंग्लिश में पोल कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के भी कितने पोल हैं, कितने पोल हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, पढ़े होंगे आप, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उसे क्या कहते हैं, हम पोल कहते हैं। तो हमेशा ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से, क्योंकि पोल का पहला लेटर जो है वह क्या है, पी है, ठीक। तो ध्रुव किसे कहते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, ध्रुव दिया जाता है, ठीक। किसी भी वृत्त के परिधि से, जहां पर जिस बिंदु से परिधि पर सभी जगह दूरी समान होती है, उस बिंदु को हमने क्या नाम देते हैं, वक्रता केंद्र नाम देते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव पे या परिधि पर मिलाने वाली रेखा को ही क्या नाम देते हैं, हम वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हम आगे चलें। आगे क्या हम बताना चाहते हैं कि देखिए, कभी भी किसी भी दर्पण का, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, अगर उसकी वक्रता त्रिज्या बाएं होती है तो वह हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। और कभी भी जिस भी दर्पण की वक्रता केंद्र उसके दाहिने तरफ होती है तो वह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या उस दर्पण के बाएं होती है, इसलिए इसके अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। जब हम सवाल को न्यूमेरिकल को करेंगे तब वहां पर आप लेंगे। और यह भी आप जानें कि उत्तल दर्पण जो है, इसका वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या दर्पण के दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ स्थित होने के कारण इसके वक्रता त्रिज्या को क्या लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। या तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि वक्रता केंद्र कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्रुव कैसे फाइंड आउट करते हैं, वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फोकस दूरी की। किसकी बात करते हैं हम, फोकस दूरी की, जिसे आप एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए आप वक्रता त्रिज्या तो समझ लिए कि वृत्त के केंद्र से या गोलीय दर्पण के केंद्र से परिधि पर मिलने वाली समस्त रेखाएं क्या कहलाती हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती हैं। जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, देखिए फोकस पहले किसे कहते हैं, देखिए वक्रता केंद्र आपको समझ में आया हो। मान लीजिए यह कोई क्या है, वस्तु है, या कोई क्या है, वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्या खड़ा है, बालक खड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए जब इस बालक को इस क्या किया जाता है, दर्पण में देखा जाता है, तो इससे निकलने वाले जो प्रकाश के स्रोत हैं या कण हैं या प्रकाश की किरणें हैं, वह दर्पण से टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष से, एक दोस्तों और पहले सुन लीजिए, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए दर्पण की वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर से सुनिए, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव आपको समझ में आया होगा, दर्पण के ध्रुव अर्थात पी तथा वक्रता केंद्र सी, सी फॉर सेंटर दोस्तों, सी फॉर सेंटर, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाले अक्ष को ही या रेखा को ही क्या नाम देते हैं, हम मुख्य अक्ष नाम देते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष आपको समझ में आया होगा। तो यह बालक को हमने बनाया। अब इससे जो प्रकाश की किरणें, अर्थात यह बालक जब अपने आप किसी दर्पण में, इस दर्पण में क्या करता है, देखता है, तो अर्थात वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, फिर से सुनिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ऐसे कहेंगे, दर्पण के, देखिए दर्पण से, दर्पण के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष आपको समझ में आया, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। और फोकस तथा ध्रुव
फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, अर्थात यहाँ फोकस हो गया और यह क्या हो गया, ध्रुव। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी नाम देते। फिर से सुनिए, यह थोड़ा सा कठिन हो गया है, इसको मैं और सरल बना रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यह दर्पण दोस्तों हम बना दिए, दर्पण बना दिए। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यह क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर P हो गया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि P क्यों हुआ, क्योंकि यह इसका क्या है, पोल है, अर्थात यह उस दर्पण का मुख्य क्या है, बीचों बीच का मुख्य बिंदु है। यह क्या हो गई, इसकी वक्रता केंद्र हो गई, अर्थात दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को ही क्या नाम देते हैं, हम मुख्य अक्ष नाम देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बालक खड़ा कर दिए। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर क्या होंगी, चलेंगी, चल रही हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी उस बिंदु को ही हम क्या नाम देते हैं, फोकस, अर्थात उसी पर फोकस करेंगे, उसी पर अपना प्रभाव डालेंगे, अर्थात फोकस करेंगे। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। इस बिंदु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, अर्थात यह दूरी क्या कहलाएगी, उसकी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, और एक बात सुनिए, और यह जो फोकस दूरी होती है वह इस वक्रता त्रिज्या केंद्र तथा परिधि, केंद्र तथा ध्रुव अर्थात परिधि के बीच की दूरी को ही हम क्या नाम देते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को दोस्तों आर से प्रदर्शित करते हैं। आर फॉर क्या होता है, रेडियस, कर्व रेडियस। आर फॉर क्या होता है, रेडियस। तो यह आप जानते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, आप देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक ही है। तो जो दर्पण की फोकस दूरी होती है यह, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।